श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे, संगीत के क्षेत्र में आपने नाम कमाया है और संगीत नाटक कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद जी। शंकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं भी श्रोताओं को नमस्कार कह दूं, क्योंकि एक ज़माना हुआ जब इस आवाज़ से लगभग कह सकते हैं रोज़ ही मुलाकात होती थी लोगों की। तो श्रोताओं नमस्कार, बहुत ज़माने के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है और स्टूडियो में आकर बिल्कुल एक ऐसा महसूस होता है, अभी ये सवाल पूछेंगे उसके पहले, कि बिल्कुल एक आकाशवाणी तो हमारा परिवार है, पूरी ज़िंदगी हमने दी, जो जवानी के दिन होते हैं यही हमने गुजारे हैं। और बातचीत के दौरान मैं बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ हम लोगों का खून पसीना सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन आप लोगों से मिलकर क्यों ये आवाज़ की दुनिया है, और आवाज़ की दुनिया में सूरत तो होती नहीं है, तो आवाज़ के माध्यम से शंकर भैया निवेदन है कार्यक्रम में, सुभाषी भैया आरती कार्यक्रम में जो नाम देहात का होता है, चौपाल में टुनटुन भैया वगैरह वगैरह, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो अंशुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू करें अपने प्रश्नों को, क्योंकि एक बात बता दूं कि प्रश्न लगना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना होता है, तो कभी समाधान की ओर नहीं जाता है। लेकिन मैं उन सवालों का अपने तरफ बेहतर होगा जवाब दूंगा। और मुलाकात रेडियो में आकर, आकाशवाणी में आकर, कभी भी ऐसा जब ऑन एयर बत्ती देखता हूँ तो दिल धड़कता है, जैसे लगता है कि अनाउंसर बूथ पर बैठा हुआ ये आकाशवाणी पटना है, मीडियम वेव 483.9 मीटर, वही बिल्कुल एकदम एक सांचा नजरों के सामने आ जाता है। चलिए, तो देखिए, गांठ तो खुल चुकी है। जी हमने बिल्कुल औपचारिकता हटा दी, बिल्कुल। तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से बात आपने उठाई है कि इतने सालों के बाद आकाशवाणी प्रांगण में आप हैं, श्रोताओं से मुखातिब हैं, तो पुराने समय को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंशुमन जी, वो एक कहावत है कि हर बुजुर्ग वो बराबर यहीं से बात शुरू करता है, अरे अपने उस जमाने की बात क्या कहें। तो श्रोता भी सुनेंगे कि इन्होंने भी वहीं से बात शुरू की कि उस जमाने की बात क्या कहें, वो सुनहरा पल, सुनहरा दिवस और सुनहरा वर्ष वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं कहना चाहता। वो सब थे बातों में, वो सब उसका खुलासा होगा। ये है कि टेक्निकल जो डिवाइसेज है, तकनीकी ढंग से तो काफ़ी चीज़ें विस्तार में आई हैं, मैं देख ही रहा हूँ। पहले ये मीडियम वेव था, 20 किलोवाट जिसको कहते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा। फिर विविध भारती शुरू हुई, उसको भी हम लोगों ने, वहाँ भी कुछ रहकर काम हम लोगों ने किया। तो रख रखाव में एक बात तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी आकाशवाणी के सामने कोई चुनौती नहीं है। दूरदर्शन के सामने चुनौती है अलग अलग मीडिया ये चैनल्स को लेकर। आकाशवाणी तो बिल्कुल अभी भी एक रानी के तौर पर ही आप कह सकते हैं, अभी भी है जो स्थापत्य है आकाशवाणी के पास। अब देखिए कि चैनल जो प्राइवेट भी हैं, अगर वो पूरे देश या भारत में सुनेंगे तो कोई प्राइवेट चैनल चल रहा है तो उस पर एक ही चीज़ दिखलाई जा रही है। लेकिन आप असम में जाएंगे, इस समय असम का दूसरा नज़ारा होगा, तमिलनाडु का दूसरा नज़ारा होगा, उत्तर प्रदेश का दूसरा नज़ारा होगा। ये जो विविधता है और ये जो स्थापत्य की मजबूती है, ये मजबूती विश्व में तो देश हमारा बड़ा ही है, लेकिन भारत में तो कहीं और नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और एक बात और है कि जैसे जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, जैसे हमारे ट्रांसमीटर का पावर बढ़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। तो शंकर साहब, ये तो हुई आकाशवाणी की बात। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि आपका सफ़र आकाशवाणी के साथ कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये 1969 का ज़माना है। 68 में एमए की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करके पटना विश्वविद्यालय से और रांची केंद्र के लिए उद्घोषक की जगह खाली हुई। आशा ब्राउन थी, वो विविध भारती चली गई थी, तो सभी लोग आए थे, मैं भी विश्वविद्यालय से निकला था। और वो एक्चुअली छोटा सा सेंटर था,
उस 69 में सारे कार्यक्रम यहीं से होते थे और कॉमन चंक पर होता था, कुछ प्रोग्राम वहाँ से होते थे। तो वो मैं विश्वविद्यालय से गया था और एक ही पोस्ट है, तो वॉइस टेस्ट में मैं प्रथम हुआ, तो एक ही पोस्ट और पहला मुझे प्रथम रखा गया और दूसरे दिन, और दूसरा नंबर उनका था, दूसरे दिन हम दोनों के बीच में इंटरव्यू रखा गया। विद्यार्थी जीवन का जो मेरा महत्व था, करियर बहुत बड़ा था और 170 रुपये की स्केल की नौकरी थी और वर्मा रजिस्ट्रार थे, वही चेयरमैन थे उस कमेटी में, CL अग्रवाल ने बुलाया था। मुझे पढ़ाई देख करके और मेरी बातों को सुन करके वो तो गुम हो गए। उन्होंने कलम रख दी और कहा कि आप आए कैसे, आपको साहस कैसे हुआ कि आप अनाउंसर बने। बड़ा मैं घबराया। हमने कहा कि ये क्या हो गया। पहले तो खुशी थी कि पहला नाम हुआ, तो मैंने कहा कि नौकरी तो नौकरी होती है, तो कैसे 170 रुपये, BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी, MA प्रथम श्रेणी, मैट्रिकुलेशन, ये PhD का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोई पागल आदमी ये काम कर सकता है, 200 रुपया भी तनख्वाह नहीं मिले, क्या होगा। तो हमने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ खैर बहुत एक संवेदनात्मक और दूसरा पहलू, उसको श्रोताओं को क्या बताऊं। तो उन्होंने कलम रख दी। तो 15 जुलाई 1969 को नौकरी, चिट्ठी आ गई CL अग्रवाल की और जाकर ज्वाइन किया मैंने। यही तो कहानी। जी, प्रथम इंटरव्यू, प्रथम बातचीत। पारस तातारी उस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, जो बाद में दिल्ली वली में बहुत तातार के रहने वाले थे। तो जब मैं ऑब्जर्वर ग्लास, अब आप सब बोलता हूँ, उस समय क्या जानता था। तो जब मैं निकला बुथ से तो उन्होंने मुझे देखा कि कौन सा लड़का है, चूँकि चेहरा तो सब ढका हुआ था। फिर लंबी कहानी। फिर तो यहाँ पर समर बहादुर स्टेशन डायरेक्टर थे, लीजेंडरी स्टेशन डायरेक्टर, उनके बारे में अलग बात करूँगा। वो मेरी आवाज़ सुनते थे रांची से और मेरी स्क्रिप्ट आती थी लिखी हुई सब। तो उन्होंने ऑफ़र किया मुझे कि बहुत सारे आवेदन आए हैं, धर्मेंद्र का, शांति जी वहाँ पे थी, शांति श्रीवास्तव वगैरह, अगर शंकर आना चाहे पटना तो हम उसको ले सकते हैं। तो जुलाई में ज्वाइन किया और जनवरी में मैं पटना था। स्टेशन डायरेक्टर ने बुलाया और बुलाने के साथ नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय जो नाटकों का अखिल भारतीय होता है, मैं और अखिलेश्वर की आवाज़ उन्होंने ली फतेहपुर सीकरी पर, चूँकि हिस्टोरियन थे, और फतेहपुर सीकरी पर 2 घंटे का नेशनल टेलीकास्ट था। आते ही मेरी आवाज़ उन्होंने ली, तो ये तो हंगामा हो गया पूरे स्टेशन में कि कौन सा जादू है नया लड़का। उसके बाद तो फिर अब आगे की कहानी आप जानते हैं सब। जाहिर तौर पर शंकर साहब, जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम आपको दिया आने के साथ ही, तो उसके वाकई आप हकदार थे। क्योंकि आपकी आवाज़ में जो वो दम और वो बात आज भी है, जो हमारे श्रोता भी महसूस कर रहे हैं। 52 वर्ष आधी सेंचुरी हो ही गए, 52 वर्ष तो हो ही गया। 52 वर्ष में भी आवाज़ जिंदा है और सुनने लायक है, तो ये तो उसकी मेहरबानी के अलावा और क्या बोलूँ। जी, तो इस तरीके से राष्ट्रीय कार्यक्रम आपको मिल गया और आकाशवाणी पटना में एक सफ़र की शुरुआत हो गई। जी। और फिर धीरे धीरे जब श्रोताओं का प्यार आपको मिलने लगा, तो उस दौर के बारे में बताया। जब बिल्कुल तो लोकप्रियता रही, निवेदन है कार्यक्रम सुभाषी के रूप में। फिर भोजपुरी कार्यक्रम आरती की मैंने शुरुआत की, कंपेयर भी रहा, और बाद में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ तो भोजपुरी कार्यक्रम देखता था, म्यूजिक का इंचार्ज था। और श्रोताओं का तो ये था कि 5 से 7 हज़ार पत्र आते थे, आप कल्पना कर सकते हैं। 5 से 7 हज़ार पत्र ऑफिशियल आते थे और उसमें से 1.5-2 हज़ार व्यक्तिगत निजी रहते थे। उसमें बहुत सारी बातें रहती थी। तो राधा उदा बाबू जब बाद में आए तो हंसते थे, बुला कर, अरे देखो तुम्हारे दीवाने चारों तरफ है, कोई लेकर भाग नहीं जाए वगैरह वगैरह। तुमको देखा नहीं, कोई देखने के लिए पागल, कोई मिलने के लिए पागल वगैरह वगैरह, जो चलता है। क्योंकि कोई चैनल नहीं था, दिलीप कुमार भी हम ही थे, देवानंद भी हम ही थे, अमिताभ बच्चन भी हम ही थे, और तो कुछ था नहीं, न दूरदर्शन, न दुनिया, न कुछ न प्राइवेट चैनल, न कुछ भी। जो कुछ था आकाशवाणी, जो कुछ था आकाशवाणी। और इधर पूर्वी उत्तर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में बलिया, देवरिया, गोरखपुर वगैरह तक लिसनिंग थी, इधर आसनसोल तक थी, और पूरा झारखंड, रांची और बिहार था। तो वाइड जिसको कहते 15-16 करोड़ से ज़्यादा श्रोता थे। क्या बात है। बहुत, क्या कहा जाए, वह अनाउंसर होता था उस जमाने में। जी, अपने प्रसारण के दौरान, अपने दौर में आपने
प्राकृतिक आपदाओं को भी देखा और उस कठिन दौर में आकाशवाणी ने जो प्रसारण जारी रखा। वो तो जग जाहिर है कि जो 1975 की बाढ़ आई, उस बाढ़ में सेकंड ट्रांसमिशन ड्यूटी में मैं था। उस समय राधा बाबू स्टेशन डायरेक्टर थे और बाहर हम लोग निकल कर देखने लगे तो नालियों में गंदा पानी, वो जो नहरों से पानी आता है, वो पानी आने लगा। तो राधा बाबू ने कहा कि सब लोग हम जुट गए, जितने रेडियो के स्टाफ थे। तो देखते देखते वो पानी आधे घंटे के भीतर कुछ 2-1 फीट के आसपास आ गया। तब तक खबर आ गई कि दानापुर का जो कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ मिलिट्री ने बांध काट दे और बांध के कटने से पूरा का पूरा सैलाब अब 1-2 घंटे के भीतर पटना कवर हो जाएगा। राधा बाबू ने कुछ भी नहीं सोचा, कहा कि शंकर कैसे हो? तो जो गर्मी का मौसम, जुलाई का मौसम, वो सब ऐसे जो कपड़े में थे, बोले कि बस ये गाड़ी तैयार करा रहा हूँ, इस पर कुछ कैसे ये टेप रिकॉर्ड, कैसेट कहाँ था, टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड वगैरह देता हूँ और जेटली चले जाना है और पता नहीं शाम तक क्या हो। तो जेटली में चला गया और इंजीनियर चले गए जो हम लोगों का रिसीविंग सेंटर है, और वहाँ जा कर के शाम आते आते तक मालूम हुआ कि 5 से 7 फीट तक स्टूडियो में पानी भर चुका। और अंशुमन आपको क्या बताएं, 1 माह तक जेटली में मैं रहा, उन्हीं कपड़ों में जो कपड़ा मैं पहना था, और खिचड़ी केवल दोनों टाइम बनाकर वहाँ का चपरासी देता था। क्या स्थिति हुई ज़िंदगी की क्या बताऊँ। और जब थोड़ी सी सफाई हुई है तो लोग आने जाने लगे, यानी 3 ट्रांसमिशन, पहला दूसरा, उसी में चौपाल वगैरह सब में न्यूज, यानी सवेरे 6 बजे से 11 बजे रात तक ऑन एयर। तो मैंने वो पत्र भी भेजा था स्टेशन डायरेक्टर को। डायरेक्टर जनरल ने पत्र लिखा था कि वो आप नहीं रहते तो ये नहीं होता, इसलिए मैं क्या बताऊं, आपके प्रति सैल्यूट करता हूं शंकर, और ज़िंदगी में ऐसे ही बन रहे। तो अब एक व्यक्ति जो 30 दिनों तक एक कपड़े में एक छोटे से ट्रांसमीटर में बैठा रहा, और वहाँ पर तो एक टर्न टेबल और एक टेप रिकॉर्डर चलाने की जगह थी उसी पर, और बाकी आज का चिंतन भी बोला जा रहा है, मुखिया जी की भी भूमिका अदा की जा रही है, चौपाल भी हो रहा है, उसी में ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज गया, कुछ लोकगीत बज गए, ऐसे चलता रहा। और इसी तरह से जब आग लगी तो ही 15 दिन ऊपर स्टूडियो में जहाँ आजकल आप लोग बैठते हैं, वो तो ये स्टूडियो बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ, और तब स्टूडियो की शिफ्टिंग हुई ऊपर में, तो उसमें भी समय लगा। गौतम ने कहा था कि आग, कलह और पानी, इन 3 से बिहार को बैठना है। तो आग मैंने देखी और पानी मैंने देखा, कलह तो देख ही रहा हूँ। इसलिए मैं गेट पर आता हूँ तो गेट पर आकर के पहले उस मीटिंग को प्रणाम कर लेता हूँ कि नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी कौन आदमी यहाँ भी आकर बैठा है। हमारा तो खून भी लगा है, हमारा पसीना। 6 माह तक तो मैं बीमार चलता रहा, तो भी ट्रांसमिशन ड्यूटी आकर मैं करता। डिहाइड्रेशन हो गया, खिचड़ी उचड़ी खा करके क्या बोला जाए, लेकिन वो एक काम हुआ। तो वही मैंने कहा कि ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनाउंसर के साथ। और समय, आज भी आपने मुझे बुलाया तो समय से सारी बातें, ये जो समय को पूज लेता है वो जीवन में सब कुछ पूज लेता है, बस एक ही बात। और ये आकाशवाणी से सीख मिलती है, पहले से हमारी सीख थी, लेकिन आकाशवाणी में अनाउंसर होकर लोग कहते थे, ड्यूटी ऑफिसर कम से कम सबसे ज़्यादा भोगता होता था, तो कहता था कि अगर शंकर मर नहीं गया तो समय पर आएगा। मतलब यही मेरे बारे में धारणा थी। तो रेडियो का पर्याय समय का शंकर पर्याय। जी, समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना तो सबको चाहिए, और समय का जिसने सम्मान कर लिया, ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही है कि समय का आप सम्मान करेंगे तो समय भी आपका सम्मान करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो आकाशवाणी के साथ आपकी इतनी सारी यादें हैं जिस पर अगर हम बात करने लगे तो हाँ, कम से कम 2-4 दिन का तो समय ज़रूर चाहिए। कम से कम 24 घंटा तो देना ही पड़ेगा अगर हमसे बहुत सारी चीज़। अब देखिए 52 वर्ष होता है तो बेगम अख्तर के साथ जो यादें हैं, मुबारक बेगम आकर बैठ गई, क्या बताऊँ, किचलू ब्रदर्स आ गए, वो आरसी बोराल आए, अलग अलग सब कहानियाँ आए, भीष्म पितामह जिसने एक बंगला केल सहगल को जिसने मरा, सब आए, क्या कहूँ मैं। तो चलते चलते शंकर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज, एक संदेश अपनी तरफ से। एक संदेश तो मैं यही दे सकता हूँ, जो जिन लोगों ने हमारी बात सुनी, कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम को मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मानता हूँ।
मैं प्रोफेसर बना, 37 वर्ष पटना विश्वविद्यालय में रहा, विभागाध्यक्ष भी रहा। मैं संगीत नाटक अकादमी का चेयरमैन बना, 14 वर्ष, राजमंत्री का दर्जा था मेरा, अभी उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरी गलियों में कोई खोजने आता है तो लोग नाम पूछते हैं कि वो प्रोफेसर साहब हैं। कौन प्रोफेसर? डॉक्टर शंकर प्रसाद। नहीं, तो चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी। तो एक शंकर जी रहते, रेडियो वाला। अब आप सोचिए, संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष होना किसी भी प्रांत के लिए। मैं जब यहाँ था तो दो बिरजू महाराज थे उधर, क्या बताऊं। तो ये संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष होना, विभागाध्यक्ष होना पटना विश्वविद्यालय में, वो सब हमारे गलियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। रेडियो वाला शंकर महत्व रखता थे नाम से। तो बस ये है। मेरा कहना श्रोताओं से यही है कि आकाशवाणी अभी भी जिसे रेडियो स्टेशन आप कहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता आज भी वही है। और मुझे लगता है कि जब तक ये माध्यम जीवित रहेगा तब तक ये माध्यम रहेगा। और इस माध्यम ने केवल एक ही बात सिखलाई है जो हमारा लोगो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अपना है, ये पराया है, इसकी गणना बड़े छोटे लोग करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का भाव लेकर आकाशवाणी चलती है और चलती रहेगी। तो मित्रों, समय को पूजिए और आकाशवाणी जब भी आइए तो सर झुका कर आइए, क्योंकि यहीं से ज़िंदगी बनती है, यहीं से आवाज़ बनती है, यहीं से व्यक्तित्व बनता है, यहीं से समय की पहचान बनती है। तो शंकर साहब, आप अपना समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, एवंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।